स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल का गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में क्या होता है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस को हम स्टमक फ्लू भी कहते हैं और हम इसको गैस्ट्रिक फ्लू भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब पेशेंट को गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है तो ये होता है या तो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया हो पेशेंट, या फिर उसने कंटेमिनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम किया हो, जिसकी वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस और इन्फेक्शियस डायरिया इज ए कंडीशन ऑफ इन्फ्लामेशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें क्या हो जाएगा कि इन्फेक्शियस डायरिया हो जाएगा। कहाँ पे? हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। वो हमारा बोथ गैस्ट्रो में भी हो सकता है और स्टमक में भी हो सकता है। गैस्ट्रो मतलब गैस्ट्रो स्टमक में भी हो सकता है और हमारा इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। गैस्ट्रो मतलब होता है हमारा स्टमक एंड इंटेस्टाइन मतलब होता है हमारा एंट्रियो मतलब होता है हमारा इंटेस्टाइन। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज और इन्फेक्शियस डायरिया इज ए कंडीशन और इन्फ्लामेशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और कहाँ कहाँ पे? हमारे स्टमक में भी और इंटेस्टाइन में भी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टमक फ्लू, जो कि मैंने आपको पहले बताया। स्टमक फ्लू भी कह सकते हैं और इसको हम गैस्ट्रिक फ्लू भी कह सकते हैं। इज टिपिकली स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड विद इन्फेक्टेड पर्सन और थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ये कैसे फैलता है? या तो आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए हो या आपने कंज्यूम किया हो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर, जिसकी वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया है। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है गैस्ट्रोएंटेराइटिस का वो रोटा वायरस है, पर हम उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द कॉज और एटियोलॉजी ऑफ द गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो अगर यहाँ पे एटियोलॉजी की बात करें तो हमारा फर्स्ट सबसे पहले आता है रोटा वायरस। देन हमारा नेक्स्ट आ जाएगा नोरो वायरस। तो ये तो आपने देखा भी होगा, जो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो कि टीकाकरण हम जिसको बोलते हैं, उसमें हमारा रोटा वायरस तो इंक्लूडेड है, जिसमें हम के 5 ड्रॉप्स हम पेशेंट बच्चे को देते हैं एट द एज ऑफ 6 मंथ। तो रोटा वायरस तो हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी इंक्लूडेड है। रोटा वायरस की वैक्सीन जो कि बाय माउथ दी जाती है। तो रोटा वायरस, एडिनो वायरस एक अनदर एडिनो वायरस। तो ये हमारा एक तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोथ कॉजेज है इसके, बैक्टीरियल भी और वायरल भी। हम ये बात कर रहे हैं अभी सिर्फ वायरल की। अगर हम वायरल की बात करें तो रोटा वायरस, नोरो वायरस, एडेनो वायरस। तो जो रोटा वायरस है, रोटा वायरस सबसे मोस्ट कॉमन, वर्ल्ड का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है गैस्ट्रोएंटेराइटिस का, जिसकी वजह से बच्चों में डायरिया होता है। और इसमें स्टमक और क्या है हमारा इंटेस्टाइन है, जो स्टमक और इंटेस्टाइन है ना, वो इरिटेटेड हो जाती है। जो लेयर है वो हमारी इरिटेटेड और इन्फ्लेम्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ द वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो हमारा स्टमक होता है और जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इसमें क्या हो जाएगा? एक तो ये इरिटेटेड एंड इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, स्टमक भी एंड इंटेस्टाइन भी। तो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी बिकॉज ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया एंड रिजल्ट डायरिया। तो जिसका रिजल्ट क्या होगा? बच्चे में डायरिया हो जाएगा। सबसे मोस्ट कॉमन कोज है हमारा रोटा वायरस। वायरस में सबसे मोस्ट कॉमन कोज वर्ल्ड वाइड
हमारा रोटा वायरस माना गया है, जिसकी वजह से बच्चों में डायरिया हो जाता है। तो नेक्स्ट अब ये बात की है हमने वायरल की, अब बात कर लेते हैं हम बैक्टीरियल। बैक्टीरिया में कौन कौन से कोज हैं, बैक्टीरिया कौन कौन से जिनकी वजह से बैक्टीरियल डायरिया होता है। तो बैक्टीरिया में बैक्टीरियल कॉजेज में बात करें तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा हमारा कैम्फिलोबैक्टर। और शिगेला। वैसे तो सबसे मोस्ट कॉमन जो डायरिया का कॉज है वो हमारा माना जाता है वायरल में रोटा वायरस, और लेकिन फिर भी बैक्टीरियल भी कभी कभी कॉजेज, रेयर केसेस में कॉजेज हो जाते हैं जिसकी वजह से गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाता है। और ये हमारा बैक्टीरियल है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमारा वायरल है, एडिनो वायरस, रोटा वायरस। तो ये हमारा वायरल कॉजेज है और ये हमारा बैक्टीरियल कॉजेज है। अब इसका अगर इंक्यूबेशन पीरियड देखें, इंक्यूबेशन पीरियड हम किसको कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड एक वर्ड है, मैं आपको पहले भी वैसे बता चुकी हूँ इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कोई भी एजेंट हमारी बॉडी में, एजेंट मतलब डिजीज़ या फॉरेन बॉडी, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो, डिजीज़ का बॉडी में एंटर होने तक और फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने तक, when till the first symptom is appeared, then between this and this, इस बीच के पीरियड को we called incubation period। तो ये पीरियड और यहाँ तक के बीच का जो पीरियड होगा, जब हमारी बॉडी में कोई भी वायरस बैक्टीरिया बॉडी में एंटर किया एंड व्हेन फर्स्ट सिम्टम इज अपीयर्ड, तो ये जो इस बीच का पीरियड है इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो हमारा अगर गैस्ट्रोएंटराइटिस का पीरियड देखा जाए तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है हमारा 12 to 72 आवर्स इंक्यूबेशन पीरियड है हमारा। डायरिया और गैस्ट्रोएंटराइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड है हमारा 12 to 72 आवर्स, मतलब कि हमारे बॉडी में एंट्री किया बैक्टीरिया और मे बी वायरस, तो एंट्री किया तो उसके 12 घंटे मे बी फर्स्ट सिम्टम अपीयर हो सकता है विद इन 12 आवर्स और मे बी 72 आवर्स तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। कि आपको फर्स्ट सिम्टम हो सकता है 12 घंटे के बाद भी, जैसे कि आपने आज कुछ खाया तो कल फर्स्ट सिम्टम अपीयर हो गया, आपको डायरिया होगा, वोमिटिंग होगी, तो ये हमारा आ जाएगा इंक्यूबेशन पीरियड। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड, होप सो। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी अनदर रिस्क फैक्टर क्या क्या है। जो गैस्ट्रोएंटराइटिस है इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बैक्टीरिया, एटियोलॉजी तो है इसकी बैक्टीरियल और वायरल। देन रिस्क फैक्टर क्या क्या होंगे कि हम क्या है करते हैं, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर जब कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी क्या क्या है, लो इम्यूनिटी, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, नेक्स्ट वन है हमारा पुअर सैनिटेशन, अनदर इज हमारा पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, अनदर है हमारा डर्टी यूटेंसिल्स,
इसमें क्या हो जाएगा, हमारा लो इम्यूनिटी हो अगर पेशेंट की, उसको लो इम्यूनिटी मतलब अगर रिकरेंट, जिसकी लो इम्यूनिटी होगी उसको रिकरेंट इन्फेक्शन क्रिएट होता रहेगा। देन नेक्स्ट हमारा कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, अगर हम कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कंज्यूम कर लेते हैं। देन पुअर सैनिटेशन, जब हमारा आसपास के सफाई, पुअर हाइजीन हो, मतलब हाइजीन मेंटेन ना हो। देन नेक्स्ट पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो काफ़ी लो हो, ख़राब हो, प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट अगर ना मिल रही हो। देन डर्टी यूटेंसिल्स, कि आप गंदे बर्तनों में जब खाना खाते हैं जो कि अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डायरिया होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर में हमारा ये सब आता है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या क्या है, हमें कैसे ट्रांसमिशन मिलता कैसे है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारा क्या रहेगा, एक तो जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर अगर हमने कंज्यूम कर लिया है, और क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जो जिसको ऑलरेडी ही और शी सफरिंग फ्रॉम द डायरिया, अगर हम उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो उससे भी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है, उससे भी हमें इन्फेक्शन मिल सकता है। अनदर द इन्फेक्शन अगर थ्रू द ओरल रूट के थ्रू भी हमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। तो ये थे हमारे रिस्क फैक्टर ऑफ द गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगा तो क्या है, फर्स्ट सिम्टम हमारा आ जाएगा इसमें डायरिया। नेक्स्ट वन एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, अनदर है हमारा पुअर स्किन ट्रगर, जो स्किन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी, ट्रगर होगा, सनकैन आईज हो जाएगी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड। इससे हम क्या ये जो है हमारा मेन इशारा करता है, या मेन अच्छे तरीके से इस चीज़ से हम अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन किस लेवल तक पेशेंट को डिहाइड्रेशन है। थ्रू द सनकैन आई और स्किन ट्रगर से, स्किन इंटीग्रिटी से हम चेक करते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा डिहाइड्रेशन तो है, तो हम क्या करते हैं, उसको फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। इन वोमिटिंग, मसल पेन, वो मैंने बता ही दिया है, वोमिटिंग, मसल पेन, फीवर और वेट लॉस। तो ये क्या है हमारे साइन एंड सिम्टम ऑफ द डायरिया और गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट को डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्पिंग होगी, पेशेंट को क्रैम्पिंग मतलब जिसको मरोड़े बोलते हैं वो होगा, नोजिया, वोमिटिंग रहेगा, स्किन सनकैन आई मतलब क्या होता है कि पेशेंट का जो आईज हैं वो सनकैन मतलब बाहर निकली हुई दिखाई देंगी, तो उसको बोलते हैं हम सनकैन आई। देन स्किन ट्रगर, पुअर स्किन ट्रगर रहेगा, मसल पेन रहेगा, पेशेंट को फीवर रहेगा, और क्या है, पेशेंट को हमें वेट लॉस देखने में भी मिलेगा, और डिहाइड्रेशन भी रहेगा पेशेंट को बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड लॉस। देन हम बात करते हैं अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखें तो हम अगर पेशेंट को गैस्ट्रोएंटेराइटिस है या डायरिया है तो हम क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कराएंगे। तो इसमें हमारा मेन रोल रहेगा हमारा हिस्ट्री कलेक्शन का और फिजिकल एग्जामिनेशन का। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन
ब्लड टेस्ट हम इसमें कराएंगे। ब्लड टेस्ट में हमारा आ जाएगा कंप्लीट CBC, कंप्लीट CBC। देन हमारा स्टूल कल्चर जाएगा इसमें, और प्रेजेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट्स में अपीयर हो रहे हैं। तो ये हमारा होगा डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में। हम सिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, स्टूल कल्चर लेंगे, स्टूल का सैंपल लेके उसको एग्जामिन करेंगे। देन प्रेजेंस ऑफ साइनस सिम्टम, व्हाट काइंड ऑफ साइनस सिम्टम्स इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डायरिया और डिजीज। तो ये होगा हमारा डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में। हम हिस्ट्री कलेक्शन पेशेंट से पूछेंगे कि आपने कब से आपको लूज मोशन हो रहा है, डायरिया आप कितनी बार जा चुके हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जो कि हमारा काम आता है डिहाइड्रेशन को असेस करने के लिए। देन ब्लड टेस्ट करेंगे हम, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में कितना है, ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर लेंगे। देन प्रेजेंस ऑफ साइनस सिम्टम्स देखेंगे। तो अब इसके बाद आ जाएगा हमारा डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन के बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन करेंगे इन केस ऑफ माइल्ड केसेस। अगर पेशेंट को ज़्यादा डायरिया या ज़्यादा नोज़िया वोमिटिंग नहीं हुई है, पेशेंट की हाइड्रेशन मेंटेन की जा सकती है बाय द ओरल रिहाइड्रेशन, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को ORS देंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसको बोलते हैं। पेशेंट को ORS देने के बाद अगर इन केस ऑफ इन माइल्ड केसेस, अगर देन हम एंटी डायरियल लेपरमाइड ड्रग है जो एंटी डायरियल ड्रग होती है वो स्टार्ट कर देंगे। इंट्रावेनस फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे। अगर पेशेंट का डिहाइड्रेशन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड, IV फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे। देन फूड्स कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सच एज पोटैटोज, लीन मीट्स एंड होल ग्रेन एंड रिप्लेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है उसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल डाइट के थ्रू उसको रिप्लेस करेंगे। फिर प्रिवेंशन में हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन में हम क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग किचन सरफेस, जो हमारा किचन है, जो हमारा आसपास की सराउंडिंग है जहाँ पे हमारा फूड कुक होता है, उसको हम वहाँ प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे। रोटा वायरस की वैक्सीनेशन लगवाएंगे। ड्रिंकिंग और यूज़ ऑफ फ्रेश वाटर, जो पीने का पानी है उसको हम कोशिश करेंगे तो उसको बॉईल करके दें या हम RO का पानी ही पिए। रेगुलर हैंड वॉशिंग, जब भी हमें खाना खाने से पहले हमें हमेशा हैंड वॉश पे प्रॉपर ध्यान देना है। प्रॉपर मेंटेन ऑफ पर्सनल हाइजीन, और हमें खुद की भी पर्सनल हाइजीन जो है मेंटेन करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने जो किचन का सरफेस है उसको क्लीन करना है। रोटा वायरस की वैक्सीन लेनी है। हमेशा ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमें फ्रेश वाटर लेना है, और रेगुलर हैंड वॉश, प्रॉपर हाइजीन, जिससे कि मेन जो हमारा डायरिया होने के चांसेस किससे होते हैं, हम जब गंदे हाथों से खाना खाते हैं। गंदा कंटेमिनेटेड फूड इज ऑल्सो मेन कॉज, बट व्हेन वी ईट द फूड व्हेन द हैंड इज डर्टी और अनहाइजीनिक हैंड से जब भी हम खाना खाते हैं तो वो भी एक मेन कॉज होता है हमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो होप सो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस